नमस्कार, मैं शिवम दीक्षित आज़ाद एग्रीकल्चर एकेडमी गीतानगर कानपुर की तरफ से आज 2019 यूपी कैडेट के पेपर के बारे में चर्चा करेंगे, जो आचार्य नरेंद्र कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या तो एनडी ने पेपर कराया था 2019 का, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो हम एग्रोनॉमी पार्ट हमारे पास है उसका 2019 के पेपर का, जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। होता क्या है कि क्वेश्चन पेपर कभी मिलता नहीं है एग्जाम के साथ, वो पेपर भी जमा हो जाता है। तो अगर कोई ये कहे कि 200 में 200 हम प्रीवियस ईयर के पेपर हर साल करवा रहे हैं, तो निश्चित वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि पेपर वहाँ पे जमा हो जाता है। क्वेश्चन दो तरीके से वहाँ से कुछ लोग चोरी छुपे बीच के पेज फाड़ लेते हैं, एक दो पेज बीच के निकाल लेते हैं, या फिर कहीं लिख लेते हैं। तो अगर उस तरीके से पूरा पेपर किसी हालत में वहाँ से नहीं लाया जा सकता है एग्जाम हॉल से। तो जो चोरी छुपे पेपर ले आते हैं, तो 10 20 15 क्वेश्चन, या फिर कुछ लोग अपना याद कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए मेमोरी बेस्ड वहाँ से, तो बाद में वो मेंशन कर लेते हैं। लेकिन पूरा पेपर किसी के पास नहीं हो सकता है, इसलिए एग्रोनॉमी का पेपर हमारे पास है, जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। हम इसमें यहाँ पर क्वेश्चन पहले लिखेंगे, तो जो भी आंसर आ रहा हो आप लोगों को, तो वो आंसर आप लोगों को देना है तुरंत तत्काल, और नहीं तो बाद में तो हम बताएंगे। तो आपकी तैयारी के बारे में पता चलेगा कितनी तैयारी। पहला क्वेश्चन है, अंधी उड़ाई संबंधित है। अंधी उड़ाई संबंधित है। ऑप्शन है अंधी उड़ाई किससे संबंधित है। इसको अगर आपको आंसर आ रहा हो तो इसका आंसर आप बताएं। अंधी उड़ाई किस फसल से संबंधित है, किसमें अंधी उड़ाई की जाती है। सॉरी, अंधी उड़ाई किस फसल से संबंधित है। ठीक है, अंधी उड़ाई किससे संबंधित है, गन्ना। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है कि अंधी उड़ाई किस फसल से संबंधित है, गन्ना से। अगला प्रश्न है, मक्का की संकर मक्का की प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है। संकर मक्का की प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। संकर मक्का की बीज दर, हमने बताया था मक्का एक ऐसी फसल है जो अन्य फसलों में क्या होता है कि संकर की बीज दर कम होती है, जबकि देसी की ज्यादा होती है। लेकिन मक्का के केस में संकर की बीज दर ज्यादा होती है। ठीक है, तो संकर मक्का की बीज दर प्रति हेक्टेयर आप बताइए कमेंट बॉक्स में कितनी होती है। संकर मक्का की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी होती है। संकर मक्का की बीज दर देखो, देसी मक्का की होती है 18 से 20 किलोग्राम। किसकी होती है, देसी की। ठीक है, और संकर की ज्यादा होती है। एक चीज याद रखना, अगर अब आपको देसी पता है तो एक चीज तो निश्चित है कि देसी से कम नहीं होगी। ठीक है, ज्यादा होती है, 20 से 25 किलोग्राम संकर मक्का की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी होती है, 20 से 25 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, आम का खाया जाने योग्य भाग है। आम का खाया जाने योग्य भाग है।
देखो आम का खाया जाने योग्य भाग है, तो आपको आंसर देना कमेंट बॉक्स में कि आम का खाया जाने वाला योग्य भाग क्या होता है। ठीक है, तो देखो आम जो है कुछ इस तरीके से, अगर हम आम का फल मान लें, इस तरीके से अगर हम आम का फल मान लें, इस समय आम बहुत है, तो अब आपको कॉमन सेंस लगाना है, इसमें रटने की जरूरत नहीं है कि आम में हम लोग क्या खाते हैं। ये जो ऊपर सबसे क्या होता है आम में, छिकला होता है उसका, तो छिकला खाते हैं नहीं, वही क्या होता है छिकला, बाह्य फल भित्ति, तो उसको हटा दिए हम छिकला। अब छिकले के नीचे यहाँ पर ये पल्प होता है, यानी कि गूदा, ये ठीक है, ये गूदा होता है पल्प, और ये अंदर क्या होती है गुठलू, यानी कि बीज। ठीक है, तो अब न ये छिलका खाते हैं और न ये बीज खाते हैं। अब ये बीज का जो पल्प गूदा खाते हैं, तो मतलब अंता फल भित्ति क्या हो गई हमारा, बीज आ जाएगा उसमें, जाली होती इसमें। ठीक है, अब ये न हम क्या खाते हैं, न छिलका खाते हैं, तो बीज का जो भाग खाते हैं, तो मध्य का ही भाग हुआ, तो क्या खाएंगे, मध्य फल भित्ति। आप लोगों को अच्छे से ये चीज याद रखनी है। अब उसी तरीके से पूछ ले, मान लो इसमें तो आम पूछा गया 2019 में, अगर मान लो 2020 में पूछ ले पपीता, तो आप लोगों को दिमाग लगाना है कि पपीता का फल इस तरीके का अगर होता है, ये पपीते का फल होता है। ठीक है, ये हो गया इसका छिलका जब हटाएंगे तब यहाँ पर ये पल्प है ना, गूदा, जिसको हम खाते हैं, ये है ना, और यहाँ पर बीज होते हैं ढेर सारे काले रंग के। ठीक है, तो अब देखो छिलका बाहर है, यानी बाह्य फल भित्ति, और ये पल्प क्या है, ये बीच में, अंदर सबसे क्या है, बीज। तो ना हम बीज खा रहे हैं यानी सबसे अंदर वाला, और ना छिलका खा रहे हैं बाहर वाला, क्या खा रहे हैं, बीच वाला। तो बीच माने यानी क्या खा रहे हैं, इसमें ना अंता फल भित्ति खा रहे हैं ये, और ना बाह्य फल भित्ति खा रहे हैं ना ये, तो क्या खा रहे हैं, ये बीच वाला, यानी कि मध्य फल भित्ति। इस तरीके से भी कॉमन सेंस से भी आप प्रश्न सही कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसमें रटा जाए। ठीक है, तो इसमें आम का खाए जाने योग्य भाग मध्य फल भित्ति। अगला प्रश्न है, ओलरीकल्चर में अध्ययन करते हैं, ओलरीकल्चर में अध्ययन करते हैं, ओलरीकल्चर में अध्ययन करते हैं। ओलरीकल्चर में अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं, ओलरीकल्चर में। ठीक है, फ्लोरीकल्चर में पुष्पों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो अब ओलरीकल्चर की बात कर, ओलरीकल्चर में हम सब्जियों का अध्ययन करते हैं। ये आप लोग इसकी लिंक जो है अपने दोस्तों के पास शेयर करो, जिससे ये पता चले, उनको कहो कि आंसर करें, तो आपको पता चलेगा कि आप उनके कंपैरिजन में, खासकर उनके पास जरूर शेयर करो जिनको लगता है पढ़ने में बच्चे अच्छे हैं। ठीक है, तो तुमको ये पता चलेगा कि उनकी तुलना में आप कहाँ खड़े हैं, है ना, उनके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और आपके कितने सही हो रहे हैं, आपकी तैयारी तुम्हारे साथियों की तुलना में या अन्य अच्छे लड़कों की तुलना में कैसी। ठीक है, अगला प्रश्न है, वायु परागण कहलाता है, वायु परागण कहलाता है।
तो वायु परागण कहलाता है। वायु परागण क्या कहलाता है आपको बताना है, वायु परागण क्या कहलाता है। ठीक है, तो देखो चीरोपटेरोफिली मतलब जो चमगादड़ों द्वारा परागण होता है चीरोपटेरोफिली कहलाता है। हाइड्रोफिली होता है, हाइड्रो माने क्या होता है जल, ठीक है, हाइड्रो मतलब जल से संबंधित, जल परागण क्या कहलाएगा हाइड्रोफिली। इंटोमोफिली, इंटोमोफिली जो होता है वो कीड़ों द्वारा परागण होता है, कीटों द्वारा। तो अब किसके द्वारा, हवा के द्वारा, एनीमोफिली, एनीमोफिली हवा के द्वारा। इसी तरीके से हवा की गति नापने के लिए एनीमोमीटर, हाइड्रो लगाए जल से संबंधित होगा, उसी तरीके से अगर एनीमो लगाए तो वायु संबंधित होगा, जैसे कि एनीमोफिली वायु द्वारा परागण, एनीमोमीटर हवा की गति नापने का यंत्र। ठीक है, तो वायु परागण क्या कहलाएगा एनीमोफिली। उसके साथ साथ में ये भी चीजें पता कर लो, एंटोमोफिली, हाइड्रोफिली, चीरोपटेरोफिली। ठीक है, अगला प्रश्न है अनाज फसलों की रानी कहलाती है, अनाज फसलों की रानी कहलाती है, अनाज फसलों की रानी कहलाती है, अनाज फसलों की रानी कहलाती है। अनाज फसलों की रानी कौन कहलाती है? तो अनाज फसलों की रानी हमने बताया था क्या कहलाती है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अनाज फसलों की रानी, तो अनाज किंग ऑफ फूड ग्रेन। ठीक है, अनाज फसलों की रानी क्या है ना, तो क्या है मक्का। ठीक है, अनाज फसलों की रानी क्या कहलाएगी मक्का। बहुत सरल प्रश्न इसमें, बहुत सरल प्रश्न पूछे गए हैं इसमें। तो अगला है लिपिंग क्रिया संबंधित है, बहुत ही बेसिक प्रश्न पूछे गए। अगर इसमें आपको 90% प्रश्न या पूरे के पूरे प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो वो चिंताजनक विषय, बहुत सरल प्रश्न है। लिपिंग क्रिया संबंधित है, लिपिंग क्रिया संबंधित है। देखो ये कुछ क्रियाएं होती हैं जो इन फसलों से संबंधित, इसीलिए बहुत ज्यादा ऑप्शन कंफ्यूज करा रहा है ना। जैसे कि पेगिंग पूछेगा, तो पेगिंग किससे, मूंगफली से, है ना। डीसकरिंग, प्राइमिंग, क्यूरिंग, ये सब क्रियाएं किससे हैं, तंबाकू से। निपिंग किससे होगी, चने से। निपिंग क्रिया किससे संबंधित है, चने से। बहुत सरल प्रश्न है, इनके सबके आंसर आप लोगों को आने चाहिए। ठीक है, सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है किस फसल को होती है? 9 नंबर प्रश्न है सर्वाधिक पानी यानी कि जलमांग वाली फसल है। सर्वाधिक पानी की आवश्यकता या सर्वाधिक जलमांग वाली फसल है। ठीक है, अब देखो सर्वाधिक जलमांग वाली फसल है, इसका आप लोगों को आंसर देना है। सर्वाधिक जलमांग वाली फसल है यानी कि पूरी फसल में सबसे ज्यादा पानी सबसे ज्यादा पानी किसको चाहिए होता है। ठीक है, तो वैसे तो देखने में तो लगता है कि धान में पानी हमेशा भरा है तो धान होता है, लेकिन नहीं, इसमें क्या सही होगा, गन्ना सही होगा। धान पहला ऑप्शन रखा है देखो कंफ्यूज कराने के लिए, लेकिन धान नहीं सही होगा। क्या सही होगा, गन्ना। गन्ने की जलमांग जो है धान से भी अधिक होती है। क्यों? क्योंकि गन्ना अगर साल भर न हो, गन्ना एक साल की अगर पूरे साल की फसल न हो तब तो धान हो जाएगा, लेकिन जलमांग वाली सबसे ज्यादा फसल कौन सी है, गन्ना। ठीक है, क्योंकि ये साल भर रहती है, इसमें करीब 12 सिंचाई होती है गन्ने में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है, केंद्रीय आलू
केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है। सब 2019 एनडी यूनिवर्सिटी के ने जो पेपर कराया था उसके सब प्रश्न केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट सीपीआई कहाँ पर स्थित है? कटक। कटक में क्या है? केंद्रीय धान अनुसंधान। देखो जो ऑप्शन रखे जाते हैं वो ऐसे फालतू के नहीं रखे जाते, उस कहीं न कहीं उनका संबंध होता है किसी उसी चीज से। जैसे कि अब ये कटक में भी कोई अगर ऑप्शन है तो कटक में भी कोई इंस्टीट्यूट होगा, तो कटक में क्या है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। बनारस में क्या है? केंद्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। ठीक है, अब कानपुर। कानपुर में क्या है? कानपुर IAPR भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है। शिमला। शिमला में जो है आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश शिमला। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान हिमाचल प्रदेश शिमला। जबकि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? इंटरनेशनल आलू अनुसंधान संस्थान वो पेरू हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से अगला प्रश्न अगर देखें कि गेहूं की पहली सिंचाई करते हैं, गेहूं की पहली सिंचाई करते हैं, गेहूं की पहली सिंचाई करते हैं, गेहूं की पहली सिंचाई करते हैं। गेहूं की पहली सिंचाई कब करते हैं? CRI अवस्था कल्ले निकलते समय, गांठ बनते समय, दुग्धावस्था या दाना बनते समय। देखो तो गेहूं की पहली सिंचाई करते हैं, ये बहुत सरल प्रश्न है। गेहूं की पहली सिंचाई किस अवस्था में करते हैं बताइए आप लोग? गेहूं की पहली सिंचाई कब करते हैं? ठीक है, गेहूं की पहली सिंचाई CRI अवस्था में करते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन में ये पूछ सकता है गेहूं की सिंचाई कब करते हैं? 21 दिन बाद, 42 दिन बाद, 60 दिन बाद, 80 दिन बाद, इस तरीके से भी ऑप्शन दे देगा। यानी कि बुआई के 21 दिन बाद CRI अवस्था आती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है शरदकालीन गन्ने की बुआई कब की जाती है? 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 पहला है जून जुलाई, दूसरा ऑप्शन अक्टूबर नवंबर फरवरी मार्च, इनमें कोई नहीं। देखो गन्ने शरदकालीन गन्ने की बुआई कब की जाती है? जो दिए गए ऑप्शन में किसी न किसी गन्ने की बुआई जरूर की जाती है। जैसे कि शरदकालीन गन्ने की पहले हम बता दे रहे हैं, शरदकालीन गन्ने की बुआई कब की जाती है आप लोग बताइए? शरदकालीन गन्ने की बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है, इसी समय सर्दी होती है। ठीक है, अक्टूबर। अब जून जुलाई से शुरू करते हैं। जून जुलाई में अर्धशाली गन्ने की बुआई की जाती है, जो महाराष्ट्र साइड ज्यादा होती है। अर्धशाली गन्ना यानी कि जो 18 महीने में तैयार होता है उसकी बुआई जून जुलाई में की जाती है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में शरदकालीन गन्ना, यानी कि फरवरी मार्च में बसंतकालीन गन्ने की बुआई की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बहुत ज्यादा ही सरल है। लिखा है मिर्च में चरपराहट का कारण होता है। मिर्च में चरपराहट का कारण होता है। मिर्च में चरपराहट का कारण होता है।
ठीक है, कैप्सेसिन, कैप्सेंथिन, इलाइल प्रोपाइल, एलिसिन। ठीक है, तो मिर्च में चरपराहट का कारण क्या होता है आप लोगों को बताना है। मिर्च में चरपराहट का कारण क्या होता है, कैप्सेसिन, जबकि मिर्च में लाल रंग कैप्सेंथिन के कारण होता है। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न है जो उस दिन भी हम चर्चा करे थे, ये 2019 में पूछा गया था। गुल्ली डंडा का वानस्पतिक नाम, गुल्ली डंडा का वानस्पतिक नाम है, गुल्ली डंडा का वानस्पतिक नाम। अब देखो गुल्ली डंडा का वानस्पतिक नाम क्या है, फेलेरिस माइनर, यूनोपोडियम अल्बम, साइप्रस रोटेंडस, साइनोडान, डेक्टिलान, डेक्टिलान। ठीक है, ये चार ऑप्शन आप लोगों को मिलेंगे गुल्ली डंडा का वानस्पतिक नाम। पहले ये बताना मुझे गुल्ली डंडा किसको कहते हैं, तो गुल्ली डंडा कहते हैं गेहूं के मामा को, गेहूं के मामा का दूसरा नाम है गुल्ली डंडा। तो गुल्ली डंडा का वानस्पतिक नाम क्या होगा, अब पता चल गया होगा। गेहूं का मामा का वानस्पतिक नाम फेलिस माइनर, यूनोपोडियम किसका होगा, बथुआ का, साइप्रोरोटेंडस मोथा का, साइनोडान डेक्टिलान किसका होगा, साइनोडान डेक्टिलान दूबघास का होगा। अब देखो अगला प्रश्न है, निम्न में किस सब्जी का प्रसार वानस्पतिक विधि द्वारा किया जाता है। सब्जी का प्रसार वानस्पतिक किया जाता है। पहला ऑप्शन है भिंडी, दूसरा ऑप्शन है शकरकंद, तीसरा ऑप्शन है टमाटर, बैंगन चौथा ऑप्शन। ठीक है, तो अब इसमें बताना है किसके द्वारा किसका होता है प्रसारण। ठीक है, तो वानस्पतिक द्वारा किस सब्जी का प्रसार किया जाता है, यानी कि किसकी लताएं लगाई जाती हैं, है ना, फसल में। तो भिंडी की भी बीज दर पड़े होंगे, टमाटर की बीज दर, बैंगन की बीज दर। ठीक है, शकरकंद की लताएं लगाई जाती है। ठीक है, तो शकरकंद का प्रसार किसके द्वारा होता है, वानस्पतिक होता है। शकरकंद का प्रसार वानस्पतिक होता है। अगला प्रश्न है, बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नीलम एक किस्म है, नीलम एक किस्म है, किस्म है, सपोटा, काजू, अमरूद, आम। तो नीलम किसकी किस्म है, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, नीलम किसकी किस्म है, आम की। ठीक है, इसी तरीके से एक है इलाहाबादी सफेदा, तो इलाहाबादी जब सफेदा पूछे तो किसकी किस्म है, अमरूद की, और जब लखनऊ सफेदा पूछे तब आम की। ठीक है, तो याद रखना, फिलहाल नीलम किसकी किस्म है, आम की। अगला प्रश्न है,
खैरा रोग संबंधित है 2019 में पूछा गया प्रश्न है, खैरा रोग संबंधित है, किस फसल से संबंधित है? ठीक है, खैरा रोग संबंधित है, किस फसल से संबंधित है खैरा रोग, आप लोगों को ये बताना है। ठीक है, तो खैरा रोग देखो किस फसल से संबंधित है? खैरा रोग, देखो खैरा रोग, तो खैरा रोग किससे संबंधित है? धान से। धान की फसल में जिंक की कमी से खैरा रोग हो जाता है। किसकी कमी से? अब पता चला, इस बार पिछली बार पूछा था किससे संबंधित, इस बार पूछ लिया किस तत्व की कमी से होता है, तो जिंक की कमी से होता है खैरा रोग। इसकी खोज YL नैने ने पंतनगर में की थी। YL नैने ने कब की थी? पंतनगर में 1967 में इसकी खोज की थी खैरा रोग की। धान में लगता है ये। ठीक है, पंतनगर में इन्होंने की थी YL नैने जो है वो CSA के स्टूडेंट रहे थे, है ना, CSA में पढ़े थे YL नैने, और उन्होंने वो पंतनगर में काम कर रहे थे, तब उन्होंने धान में खैरा रोग की खोज की थी। खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, केले का प्रवर्धन किया जाता है, केले का प्रवर्धन किया जाता है। पहला ऑप्शन है बीज द्वारा, दूसरा सकर्ष द्वारा, तीसरा ऑप्शन है जूट द्वारा, जूट द्वारा, सकल द्वारा, कटिंग द्वारा, चौथा ऑप्शन है कलम। ठीक है, तो केले का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? स्वार्थ सकर्ष होता है। ठीक है, केले का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? सकर्ष के द्वारा किया जाता है। केले का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? सकर्ष के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, डिबलर में खूंटियों की संख्या होती है। जब गेहूं हमने पढ़ाया था तो इसमें बताया था कि डिबलर में खूंटियों की संख्या होती है। डिबलर में खूंटियों की संख्या होती है। डिबलर में खूंटियों की संख्या कितनी होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। 21, 24, 28, 32। ठीक है, तो डिबलर में खूंटियों की संख्या कितनी होती है? डिबलर कुछ इस तरीके का यंत्र होता है, इस तरीके का यंत्र होता है, तीनों इसमें ऐड होते हैं, और इसमें खूंटियां होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो डिबलर में 9 खूंटियों की 3 विंग होती है। ठीक है, तो कुल मिला खूंटियों की संख्या कितनी हुई? 27। डिबलर में खूंटियों की संख्या कितनी हुई? देखो 28 लिख दिया हमने। डिबलर में खूंटियों की संख्या कितनी होती है? 27। ठीक है, डिबलर में खूंटियों की संख्या 27 होती है। अब देखो, अब इसी तरीके से हो सकता है इस बार प्रश्न पूछ ले कि डिबलर द्वारा बुआई करने पर बीज दर कितनी लगती है। तो डिबलर द्वारा बुआई करने पर गेहूं की बीज दर होती है 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक बीज दर होती है। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न जो है वो पिछली बार तुम्हारे एग्जाम में पूछे गए थे, है ना। अब ये प्रश्न है, आर्केल किस्म है। आर्केल किसकी किस्म है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आर्केल किसकी किस्म है?
अर्किल आजाद अपर्णा सिखा, ठीक है। अर्किल किसकी किस्म है? मटर की। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अर्किल किसकी किस्म है? मटर की। तो ये जो थे वो 2019 में पूछे गए प्रश्न थे, जिनके आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, और ये लिंक अपने खासकर उनके पास शेयर करनी है जिनको लगता हो कि तुम आपसे अच्छे पढ़ने में हैं बच्चे, या फिर इसे कंपैरेटिवली अच्छे हैं पढ़ने में, तो उनके पता चलेगा कि बाद में उनकी तुलना में आपकी तैयारी कितनी है, ठीक है। तो इन प्रश्नों से एक चीज और आइडिया होती है कि पेपर कैसा आएगा, प्रश्न कहाँ से पूछा जा सकता है। इस बार जैसे अर्किल पूछ लिया वैरायटी, तो अब तो हो सकता है 2020 में पूछ ले आजाद किसकी वैरायटी है, अपर्णा किसकी वैरायटी है ना, या पूछ ले वरुणा किसकी वैरायटी है। तो अर्किल आजाद अपर्णा तो इसकी हो गई मटर की, और वरुणा किसकी है? मस्टर्ड की, ठीक है। इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है, और इनके सभी प्रश्नों के उत्तर हमको कमेंट बॉक्स में देने हैं। धन्यवाद।